दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक कहानी पढ़ने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है कुंवारी धार बोलेगी और इसके कहानीकार हैं विद्यासागर नौटियाल। तो चलिए सुनते हैं कुंवारी धार बोलेगी। सन 1942 ईस्वी उसे बैलों पर गुस्सा आने लगा था। बैल भाग रहे थे। उसकी कोशिश थी कि वे चले, धीरे धीरे चले। उन्हें घास नहीं चरनी है, धरती के गर्भ से मिट्टी के बड़े बड़े ढेरे निकालने हैं। घास चरने में भी जगह जगह रुकना पड़ता है। ये तो उतनी देर भी नहीं लगा रहे हैं। नए नए बछड़ों की जोड़ी को शुरू में कंधों पर जुआ रखकर खेत में खाली घुमाया जाता है। खुले वन में स्वच्छंद चरने विचरण करने कुलाचे भरने वाला बछड़ा समझ नहीं पाता कि उसे जबरदस्ती बांधकर इस तरह क्यों घुमा रहा है। घूमने में उसे कोई हर्ज नहीं मालूम होता, पर बंधने में उसे अपनी आजादी छीन गई लगती है। पहले अकेले बछड़े को रस्सी से बांधकर घुमाया जाता है, बाद में एक और बछड़े को उसके साथ खड़ा कर उनकी जोड़ी बना ली जाती है। हलिया बछड़ों को पहचानता है और निर्णय लेता है कि कौन बाएं रहेगा, किसको दाहिनी ओर रखा जाना पर ठीक होगा। तब उस जोड़ी को कंधे पर जुआ रखकर उसके साथ साथ चलने का अभ्यास कराया जाता है। शुरू में हलिया उन्हें मारता नहीं, लीक छोड़कर इधर उधर भटक रहे किसी बछड़े को धीरे से पुचकारता है। सोटी नहीं चलाता। सोटी किसी पेड़ की हल्की बारीक शाख। सोटी को धीरे से उसकी पीठ पर छुआ भर देता है। ऐसे ही बछड़े को लगे कि हलिया सोटी से नहीं, खुद अपनी हथेली से इशारे से उसे बाई या दाई और चलने को कह रहा है। बहुत अटपटा लगता है बछड़े को जानवरों से झुंड के अलहदा कर दिया जाना। गाय बछियाएं जंगल में घास चरने लगी। दूर नजदीक के वनों से उनकी घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है। बछड़े को बांध दिया गया है और खेतों में घुमाया जा रहा है। उसके हिसाब से बेवजह घुमाया जा रहा है। अब बंधे बंधे घूमने का उसे अभ्यास होने लगा। बछड़ों को ऐसे ही साधा जाता है। तब एक दिन खाली जुए की जगह उसके कंधों पर हल रख दिया जाता है। तब एक दिन उस हल लगाने का अभ्यास कराया जाता है। बछड़े के कंधों पर रखे हल का फल कठोर धरती को चीरता हुआ जमीन पर उसकी सतह से नीचे नीचे आगे बढ़ने लगता है। हल खींचते हुए बछड़े की कुछ समझ में आने लगता है कि रस्सी से बांधकर इस तरह क्यों फिराया जाता है। आगे की जिंदगी कठोर होगी, उसे आभास होने लगता है। 2-4 सीव हल लगाकर बछड़े को हल से खोल दिया जाता है। बछड़ा खुश हो जाता है। लेकिन यह बात उसकी समझ में आने लगती है कि उसे आने वाले दिनों में यूं ही 2-4 सीव खोदने मात्र से छुट्टी नहीं मिलने वाली है। यह पूरा खेत, यह लंबा चौड़ा खेत उसे पूरा खोदना होगा, एक एक सीव करके जोतना होगा। अब वह पूरी तरह समझ गया है कि गाय बछियाओं और उसमें क्या फर्क है। गाय बछियाएं वन में चर रही है, बछड़ा है कि अपना पूरा जोर लगाकर धरती को हल के फल से चिरने में लगा है। रुकता है तो हलिया उसकी पीठ पर सोटी बरसाने लगता है। उसे सोटी की मार सहने का भी अभ्यास होने लगा है। सोटी जहां लगती है वहां दर्द होता है, उसे सहलाएगा कौन। बाद में कुछ ही दिनों बाद एक ऐसा भी दिन उसकी जिंदगी में आता है जब खेत में ले जाने से पेशतर घर पर ही उसके मुख पर बारीक रस्सियों से बुना छीका बांध दिया जाता है। हल लगाते वक्त वह बाएं दाएं घास के तिनकों की ओर या किसी उगी हुई फसल वनस्पति की ओर न लपके और लपक भी जाए तो उसे चर न सके, नुकसान न पहुंचा सके। इस बात की पक्की व्यवस्था कर ली जाती है। उससे बकायदा हल लगवाया जाता है। पूरा खेत उसे जोतना होता है। खेत की जुताई करते करते बछड़ा थक जाता है, थक कर चकनाचूर हो जाता है। सुबह की अकड़ दोपहर होते होते काफुर हो जाती है। उस वक्त उसकी तबीयत करती है कि उसे खुला छोड़ दिया जाए। वह स्वच्छंद होकर घास चरना चाहता है, जी भर पानी पीकर अपनी प्यास बुझाना चाहता है।
दोपहर में अपने थके हलिया के साथ उसके आगे आगे घर लौटते बछड़े बैलों के पांव सीधे नहीं पड़ते। उन्हें घास की तलाश रहती है, उन्हें पानी की तलाश रहती है, उन्हें खूंटे पर पहुंचने की, खूंटे पर आराम करने की इच्छा होती है। और रात में वे सोते हैं तो उन्हें एहसास रहता है कि कल रात खुलने से पहले झुसमुसे में उनके मुख पर फिर से चीका बांध दिया जाना है और उन्हें जोत दिया जाना है। हलिया धूप के तेज होने से पहले खेत के काफी बड़े हिस्से को जोत देना चाहता है। धूप हलिया को भी परेशान करती है, लेकिन हल लगाए बगैर जमीन को सीव दर सीव पूरा जोते बगैर चैन नहीं मिल सकता, छुट्टी नहीं मिल सकती। इंसानों के जिंदा रहने के लिए, ढोर डंगर के जीवित रहने के लिए जरूरी है कि हलिया और उसके बैल धरती पर हल लगाने का काम पूरा करें। दुनिया के चलते रहने के लिए जरूरी है कि खेतों से साल दर साल, फसल दर फसल धान गेहूं की बालें उपजती रहे, दूसरे अनाजों की बालें उगती रहें, जिन्हें खाकर इंसान जिंदा रहते हैं और उनसे डंठल पत्तियां भी मिलती रहे, जिन्हें खाकर इंसान के पालतू पशु जिंदा रहते हैं। जरूरी है कि खेतों में हल चलता रहे। हल नहीं चलेगा तो दुनिया में भूख पैदा हो जाएगी, जबरदस्त भूख, और सब कुछ ठप हो जाएगा। दुनिया का चाल चलन ठप हो जाएगा। हल नहीं चलेगा तो पृथ्वी उलट जाएगी। हल का सिर दर सिर खींचा जाना, धरती के गर्भ को चीरते जाना जरूरी है। उस काम में कोई भी जुटे, फजीतू या उससे कम उम्र के हलिया लड़के या बूढ़े कमजोर लोग, बैल हो या बछड़े हो या बूढ़े ढांगे हो, जो कठोर धरती पर हल खींचने में अपनी ताकत लगाकर अपनी देह को मिटा दे, यह कोई सवाल नहीं। कोई खींचे पर उस हल को धरती की गहराइयों में दबे उसके नुकीले सख्त फल को सीव दर सीव खींचता रहे, यह जरूरी है। और यह भी जरूरी है कि जो भी हलिया उन बैलों को हाँक रहा हो, जोड़ी बैल को बाएं दाएं जोड़ने के बाद वह हल की मूठ अपने हाथ से पकड़ ले और अपनी पूरी ताकत के साथ उसे दबाता रहे, इतने जोर के साथ कि हल का फल धरती के गर्भ के अंदर दबा रहे, डूबा रहे, छिटके नहीं, ऊपर न चला आए। दूसरे हाथ से वह बैलों की रस्सी भी थामे, रस्सी जिसके इशारे से वह बैलों को हाँकता है, जरूरत पर रोकता है, जरूरत पर घुमाता है, कभी बाएं, कभी दाएं, कभी उल्टे। और जब रस्सी की ढील या उसकी खींच से बैल हलिया का इशारा न समझे या थक कर जिद करने लगे और लीक छोड़कर चलने लगे, तब हलिया सोटी के जोर से उन्हें जबरदस्ती अपनी मर्जी के मुताबिक चला सके। हल के लगाए जाने की जरूरत होती है कि ऐसा भी हो। बैलों की तेज चाल से फजीतू को झुंझलाहट हो रही है। उसके हाथ में सोटी है पर वह उन्हें मार नहीं सकता। सोटी लगने से वे और तेज भागने लगे। उसके जी में आ रहा है कि वह उनको कितना मारे, मार मारकर उनकी चमड़ी उधेड़ दी। सोटी लगने से वे और तेज दौड़ने लगे और उसकी जरूरत है कि वे धीरे धीरे चलें, उसकी हल्की सोटी का इशारा समझे, कदम कदम पर इशारा समझे, हर कदम पर उसे मौका दे कि वह हल के फल को धरती में और गहरे डुबा सके, इतना गहरा डुबा सके कि खेत के अंदर से महीन भुरभुरी मिट्टी न निकले। बड़े बड़े ढेले उलटने लगे, खूब बड़े बड़े ढेले। जमीन में फल गाड़ने की कोशिश में उसके हाथ पांव कांपने लगे हैं और बैलों को भी अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। बैल खींचते जा रहे हैं, पीछे की ओर खींचते जा रहे हैं। हलिया उन्हें आगे नहीं जाने दे रहा। फजीतू एक और हल की मूठ को दबाकर उसके फल को धरती की अदृश्य गहराइयों में डुबाने की चेष्टा कर रहा है। दूसरी ओर एक जोड़ी जवान बैलों की साझी ताकत से अकेले जूझ रहा है और उनकी बेतहाशा चाल पर काबू करने की कोशिश कर रहा है। उस खेत में इस वक्त सिर्फ 3 प्राणी हैं, एक हलिया और उसके 2 बैल। फजीतू के मन में यह बात आ रही है कि उसके बैलों का जीवन उसकी जिंदगी से बेहतर है। वे हल लगा रहे हैं। खेतों को पूरा जोत दिए जाने के बाद उन्हें अगली फसल की जोत तक कुछ काम नहीं करना है, लेकिन उसे जिंदगी में कोई फुर्सत नहीं मिल सकती।
प्रताप सिंह के घर पर उसे रोज हाजिरी देनी है। घर पर, जंगल में, खेत में, हर जगह सब काम उसके बगैर रुके रहते हैं। वह उन कामों को छोड़कर, प्रताप सिंह का घर छोड़कर दूसरी जगह नहीं जा सकता। कल शाम प्रताप सिंह ने उसे कितना डांटा था। फजीतू जैसे ही उस घर में पहुंचा, उसकी घरवाली घर के अंदर से आंगन में निकल आई। प्रताप सिंह ऊपर की मंजिल में दीवारी पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। आंगन से उसकी औरत ने अपने पति से कहा, फजीतू धान की रोपाई के लिए खेतों में हल लगा रहा है। फजीतू क्या बोल रही है यह? महाराज, ढेले निकाल रहा हूँ। ढेले निकाल रहा है तू? खेत को देखकर लगता है कि वहां पटेला चलाया गया हो। पूरे खेत में कहीं ढेला नहीं दिखाई देता। ऐसे ही हल लगेगा तो गेहूं का एक पौधा नहीं जमेगा इस साल। मैं परसों गई थी कुंवारी धार, देख आई तेरा काम। खेतों की मिट्टी महीन हो गई है। प्रताप सिंह के हुक्के की गुड़गुड़ाहट बंद हो गई थी। प्रताप सिंह खामोश हो गया था। प्रताप सिंह गुस्सा हो गया था। फजीतू मुंह नहीं लगता, वह मुंह नहीं लग सकता। सवर्ण लोगों की, बिट्ठों की जुबान से जो निकलता है वही सच होता है, अंतिम सच। उसी बोल को सच होना चाहिए। वे जो कुछ भी बोले उसे सच मान लेना उसका स्वभाव हो गया है। बिट्ठ, मालिक, उनकी बात काटना उसने सीखा ही नहीं। बात काटेगा तो उसे भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। ऐसे मौकों पर जब प्रताप को गुस्सा आने लगता है, फजीतू गर्दन झुका लेता है और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। तब मालिक के मुंह की ओर देखने की वह जरूरत नहीं कर सकता। उस वक्त वह हाथ जोड़े खड़ा था। उसे कंपकपी छूटने लगी थी। फजीतू के मन में यह बात आई थी कि वह सच बोल दे कि जमीन एकदम सूखी है, इसलिए बड़े बड़े ढेले ज्यादा नहीं निकल सकते। हल लगाने पर मिट्टी टूट टूट कर बाहर निकलने लगती है। वहां लाल मिट्टी नहीं है। लाल मिट्टी का गुण होता है कि पानी पड़ने पर उसमें चिपक पैदा हो जाती है और पानी न पड़े तो उसकी सूखी परतों को हल से तोड़ना तक मुश्किल हो जाता है। फिर भी हल का फल जमीन के अंदर घुस जाए तो उससे ढेले निकल ही आए। लेकिन कुंवारी धार की मिट्टी में चिपक है ही नहीं, एकदम भुरभुरी मिट्टी कि उसे हल का फल से ढेलों के रूप में निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अपने मन में उठने वाली इन बातों को उसने मन में ही सोचा और मन में ही पी गया। जुबान से कुछ नहीं बोला। कुछ भी कहेगा तो मालिक कहेंगे तू मुंह चलाने लगा है। वह कुछ बोले, बिट्ठों के सामने कुछ बोले, यह कैसे हो सकता है? पृथ्वी उलट जाएगी। हल चलाते हुए फजीतू को प्रताप सिंह और उसकी घरवाली का गुस्सा याद आने लगा। उनके बोल याद आने लगे। खेत में ढेले नहीं निकलेंगे तो वे क्या करेंगे? फजीतू का क्या करेंगे? यह बात नहीं उठी थी। उसके बीच ऐसी बात कभी उठ नहीं सकती, बोली नहीं जा सकती। उसे बोले जाने की जरूरत नहीं। फजीतू की मजाल कि वह पूछ ले कि तुम क्या करोगे, क्या कर लोगे। वे जो चाहे कर सकते हैं। मार कर किसी ढंगार की गहराई में फेंक दिया जाए या कहीं खेत के किनारे पर गहरे गाड़ दिया जाए तो उसकी खबर या शिकायत सैकड़ों मील दूर बसे राज दरबार में तो पहुंचनी नहीं। महाराजा टीरी गढ़वाल अपनी राजधानी नरेंद्र नगर में रहता है। नरेंद्र नगर यहाँ से पता नहीं कितनी दूर है। लोग कहते हैं 7 दिन लगते हैं कुंवारीधर से नरेंद्र नगर पहुंचने में। फजीतू के जिंदा या मुर्दा जमीन में गाड़ दिए जाने की, मार दिए जाने की खबर 7 दिन की दूरी तक कोई पहुंचाने वाला नहीं, न है, न हो सकता है, न होगा। कुंवारीधार इस ऊंचे पहाड़ का माथा है। पहाड़ की ऊंची चोटी पर एक लंबा चौड़ा मैदान, समतल मैदान, चौड़ाई कम, लंबाई ज्यादा। पहाड़ की चोटी पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैला हो। इस लंबे चौड़े मैदान की एक तरफ पीछे की ओर घना जंगल शुरू होता है। जंगल में काफी दूर अंदर जाने के बाद एक और विराट पर्वत खड़ा है। जंगल के बीच में एक डाक बंगला बना है। डाक बंगले में कोई रहता नहीं। फजीतू की याद में कोई हाकिम उस डाक बंगले में नहीं ठहरा, न रात में न दिन में। फजीतू के पुरखों की कई कई पीढ़ियां पहले, बहुत पुराने जमाने में कहते हैं, वह बंगला अंग्रेजों ने बनवाया था।
तब यह जंगल अंग्रेज सरकार के पास था। उस बीते जमाने में उस बंगले में अंग्रेज लोग ठहरने आते थे। 1857 के बाद भारतीय जनता के डर से कई अंग्रेज रियासत के अंदर जाने लगे। महाराज की ओर से उनको पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाती थी और विशेष स्वागत किया जाता था। इस स्वामी भक्त से खुश होकर अंग्रेज सरकार ने महाराजा का वह विशाल वन क्षेत्र रियासत टिहरी गढ़वाल को लौटा दिया। कुंवारीधार के डाक बंगले में उसके बाद कोई ठहरने नहीं जाता। दिन के वक्त गांव के कई लोग, लड़के लड़कियां, घसियार में उस बंगले के रास्ते इधर उधर आते जाते हैं। कभी कभी उनमें से कुछ लोग बंगले के अंदर भी चले जाते हैं। बंगले पर ताला लगा रहता है। ताला खींचने से खुल जाता है, पटकने से बंद हो जाता है। ताले की यह तरतीब गांव के सभी लोगों को मालूम है। लोग ताला खोलकर बंगले के अंदर चले जाते हैं। कुछ साहसी लोग वहां रखी कुर्सियों पर बैठ जाते हैं, डरते डरते। वहां के बाथरूम के अंदर एक चमकती सफेद साबुनदानी है। उसे देखकर लोग आश्चर्य प्रकट करते हैं। साबुनदानी के 3 हिस्से हैं। एक है ढक्कन, जिसे उठाने के लिए उसके बीच में एक गोला बना है। ढक्कन के नीचे वह हिस्सा है जिस पर साबुन रखा जाता है, यानी उस पर साबुन रखने की जगह बनी है। उसके नीचे एक कटोरा नुमा चीज है। वह क्यों बनी है, लोग नहीं जानते। कई लोगों ने उसकी उपयोगिता के बारे में कई कई ढंग से अपने अपने विश्लेषण पेश किए, पर ऐसी बात जो सभी लोगों को ठीक जच जाए, आज तक कोई नहीं बता सका। अंग्रेज को गए युग बीत गए, पर उसकी सफेद चमकदार साबुनदानी के बारे में कुंवारीधार के लोग आज भी नहीं जानते कि उसका क्या मतलब है। लोगों ने साबुनदानी को हमेशा वैसा ही देखा है। लोगों की याद में उसके अंदर कोई साबुन किसी ने नहीं रखा। लोगों ने सुना ही है कि साबुन नाम की एक चीज होती है, उसे बदन पर रगड़ने से बदन साफ हो जाता है। लोग गर्म पानी से नहाते हैं। कपड़े धोने हो तो वे छोई लगाते हैं। राख उबालकर उसमें कपड़े डालकर उन्हें पानी से धो लेते हैं। गर्म कपड़ों को बर्फ से ही सतह पर ऊपर बिछाकर उन्हें बर्फ से ही धो लेते हैं। ऐसा नहीं कि अब राजा के हकीमान के दौर नहीं होते। जंगलात विभाग के हकीम तो हर साल आते हैं। डिवीजन हर साल आता है, कभी कभी साल में 2 बार भी आ धमकता है। लेकिन वे लोग वीरान इलाके में बने कुंवारीधार के डाक बंगले में ठहरने की हिम्मत नहीं करते। वे रात्रि निवास के लिए रेंज दफ्तर में चले जाते हैं। उनके दौरे की जानकारी पूरे गांवों को और पूरी पट्टी को हो जाती है। गांव वालों को उनकी बेगार करनी होती है। फजीतू पर उनके आने न आने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उसे तो जिंदगी भर किसी न किसी की बेगार करनी होती है। जब राजा के अहलकारों की बेगार लगती है तो उसमें सवर्णों को भी झोंक दिया जाता है। कुंवारीधार डाक बंगले में कोई हाकिम नहीं ठहरता, न गढ़वाली न देशी। कुंवारीधार से दूसरी दिशा में जहाँ खेतों का सिलसिला खत्म होता है, वहां पर फजीतू और उसके भाई बंधुओं के 8-10 घरों का छोटा सा गांव बसा है। उस बस्ती की बगल में पहाड़ की उस आकाश छूती ऊंचाई पर कुदरत का एक अजूबा है, पानी का एक कुआं। कुंवारीधार के निवासी इस कुएं का पानी पीकर जिंदा है। सवर्ण लोग उस पानी को छूते तक नहीं। कुएं के पास से नीचे घाटी में जाने का रास्ता शुरू हो जाता है, जो पब्बर नदी के किनारे बसे रणाकोट तक चला जाता है। कुएं के पास खड़े होने पर दूर दूर तक फैले पहाड़ी रियासतों के इलाके दिखाई देते हैं। शिमला की रियासतों के विविध पर्वत और उनके हरे भरे ऊंचे शिखर, जुब्बल, क्योठल और राम, पूर्व बुशहर, दाहिने हाथ की ओर फतेह पर्वत का इलाका, जो कई कई वर्षों तक अपने अधिकार में रखने के बाद अंग्रेजों ने महाराजा टिहरी गढ़वाल को लौटा दिया था। रियासत जुब्बल के चरगाहों में छोटी छोटी सफेद काली गायें चरती हुई दिखाई देती। फजीतू सुबह शाम रोज बरोज उन सब दृश्यों को देखता है, लेकिन उन सब को देखने न देखने से उसकी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता।
उसे इस वक्त बहुत जल्द आने वाले दिनों में बर्फ की मार के ख्याल ने, प्रताप सिंह के गुस्से की चिंता ने और अपने बैलों की चाल ने परेशान कर दिया है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर धरती के गर्भ के अंदर उसकी अनदेखी गहराइयों में हल का फल घुसेड़ देना चाहता है। वह उन गहराइयों के अंदर सोई मिट्टी को उलट देना चाहता है कि बड़े बड़े गोल पत्थरों जैसे मिट्टी के ढेले हल की हर सीव के साथ खेत में जमा होने लगे, कि उसका मालिक प्रताप सिंह खुश हो जाए, उसका गुस्सा गायब हो जाए, कि वह खुश होकर हुक्के की जोर जोर से गुड़गुड़ाने लगे। फजीतू अपने मालिक की खुशी के लिए जिंदा है। उसका जीवन मालिक को खुश रखने, उसे सुखी रखने के लिए अर्पित है। मालिक नाखुश, जीवन बेकार। रुको मेरे बैलों, मेरी बात समझो। हमें जमीन सिर्फ जोतनी नहीं है, उलटनी है। उससे मिट्टी नहीं निकालनी है, ढेले निकालने हैं। जैसे भारी भरकम गोल पत्थरों को कोई नदी किनारे से उठाकर लाए और उनका ढेरा लगा दे। हमें तुम दोनों को और मुझे मिलकर हल के फल से वैसे ही बड़े बड़े मिट्टी के ढेले हल की हर सीव के साथ इस खेत की लंबाई चौड़ाई में जमा करने हैं। ढेले जिनके नीचे आने वाले हिमपात के बाद बीच के गेहूं के दाने आसरा ले सके और गर्मी पा सके। परत दर परत जमा बर्फ के ढेर गेहूं के उस नन्हे से दाने को अपनी शीत की ऐठनी से जला न सके। गेहूं के दाने उन बड़े ढेलों के नीचे निर्विघ्न सुरक्षित रह सके। बर्फ की नमी गेहूं के दानों के अंदर से नए अंकुर पैदा कर दे। ढेले उन अंकुरों को जन्म देते उन दानों को सुरक्षित रख सके। ऐसे बड़े बड़े ढेले। मालिक ठीक कहते हैं। मिट्टी महीन हो जाएगी तो खेत में छिड़के गए गेहूं के बीज बर्फ की ठंड की ऐंठन में नष्ट हो जाएंगे। उन पर अंकुर नहीं फूट पाएंगे, फसल उगेगी ही नहीं। तुम कमबख्त बैल, तुम्हारी समझ में यह छोटी सी बात क्यों नहीं आ रही है? डिवीजन का एहलकारों का दौर होता है तो मालिक को भी उनकी बेगार करनी होती है। मैं भी बेगार ढोता हूँ, पर मालिक है। वह बहुत बड़ा ढेला है। उसकी छत्र छाया में मैं सुरक्षित रहता हूँ, अपने को सुरक्षित महसूस करता आया हूँ। कितनी ही बड़ी विपदा आ जाए, बर्फ की परतें जमा हो जाए, मेरे मालिक की ओट मेरी रक्षा करती आई है, रक्षा करती रहेगी। तुम्हारी समझ में यह बात क्यों नहीं आ रही है? फजीतू हल चलाता है तो धरती के अंदर कंपन होता है। लकड़ी के अपने हल की मूठ पर वह उस प्रकंपन को महसूस करता है। उसके बैलों की चाल और लोहे के फल के निरंतर चलने से धरती के गर्भ में हो रही घर्षण की अनुगूंज फजीतू के हाथ के पकड़ी हल की मूठ के जरिए एक संगीत पैदा करती है, एक अविरल संगीत। धरती के गर्भ के अंदर से पैदा हो रही एक लय। हल को थाम रहे दाहिने हाथ के द्वारा वह प्रकंपन फजीतू के पूरे शरीर को झंकृत कर देता है। तब उसके अपने अंदर से भी अनायास एक गीत के बोल फूट पड़ते हैं, लोकगीत के बोल। कहीं पता नहीं कहाँ एक जीतू बगड़वाल था। वह हल लगा रहा था और हल लगाते लगाते अपनी जोड़ी बैल के सहित धरती के गर्भ के अंदर लोप हो गया था। धरती के गर्भ के अंदर से आज भी जगह जगह जीतू के गीतों की धुन सुनाई देती है। जब जब कोई हलिया हल चलाता है, धरती के गर्भ के अंदर से एक संगीत की लय सुनाई देने लगती है। दोपहर होने को आ रही थी। बहुत तेज ध्वनि में धरती के शांत वातावरण को तोड़ने वाली झिंगुरों की सम्मोहक लय एक स्वर लहरी के रूप में प्रवाहित होने लगी थी। फजीतू भी हल की मूठ थामे गाता जा रहा था। पूरे वन में, समूचे वातावरण में एक अद्भुत, एक मधुर, एक विराट महासंगीत का साम्राज्य व्याप्त हो गया था। फजीतू हल की मूठ को दबाए चला जा रहा था। डाक बंगले की सफेद साबुनदानी के नीचे का कटोरा पता नहीं क्यों बनाया गया है। अंग्रेज जा चुका है। उसकी तरकीब को पहाड़ी लोग नहीं समझ पाते। बेमतलब का बना नहीं होगा वह कटोरा।
होगी कोई गहरी बात, कोई रहस्य की बात। फजीतू कोशिश कर रहा है कि वह कुंवारी धार के खेत की अदृश्य गहराइयों को भेद जाए। हल के फल को वह कहीं गहरे और गहरे डुबा देने की कोशिश में खुद जमीन के अंदर धंसता चला जा रहा है। बैल जवान है, अब वे बछड़े नहीं रहे। उनका वश चले तो वे क्या कर जाए। फजीतू है कि उनकी साझी ताकत से लोहा लेने लगा है। वह अपने हल के फल को रणाकोट की गहराई तक डुबा देने की चेष्टा करने लगा है। रणाकोट के केशर सिंह राणा शराब नहीं पीते, यह बात पूरी दुनिया जानती है। जो शराब नहीं पीता वह दूध पीता है, उसे देवता का दोष नहीं होता। पौबासु देवता उसे दूध पीने की आज्ञा देता है। पौबासु देवता महाराज, तेरी बलि जाऊं महाराज। मेरी जोत में ढेले निकल जाए, बड़े बड़े ढेले, इतने बड़े ढेले कि गेहूं के बीज उनके नीचे दबे रहे, जिंदा दबे रहे। बसंत के आने पर जब बर्फ पिघलने लगे तो पूरे खेत में गेहूं के नन्हे पौधे अपने सिर उठाने लग जाए। उधर पेड़ों की शाखें रंग बिरंगे फूलों से लदी दिखाई दे। उधर प्रताप सिंह के खेतों में गेहूं की बालियां झूमने लगी, सोने की बालियां। कुंवारी धार पर बैसाख के बीतने और जेठ के शुरू होने पर ऐसे ही नजारे दिखाई दे। कुंवारी धार पर हवा का एक झोंका चले तो लगे कि चारों ओर सोना ही सोना बिखरा पड़ा है। प्रताप सिंह की घरवाली के बदन पर सोना कितना अच्छा लगता है। सोना अच्छा लगता है कि उस सोने में प्रताप सिंह की घरवाली का बदन अच्छा लगता है। कुंवारी धार के वन में जगरों के कितने पौधे दिखाई देने लगते हैं। लोग उसके चौड़े चौड़े पत्तों को तोड़ तोड़ कर घर ले आते हैं और उसका साग बनाते हैं। है कोई जगरों के पत्ते का मुकाबला करने वाला दूसरा पौधा? उसके स्वाद में जी करता है मैं कितना खा जाऊं। बरसात के मौसम में धरती के सीने पर मौले उगते हैं, छींटे सफेद मौले, पानी के बंधे जितने बड़े, इतने चिट्टे चमकीले कि 1 मील की दूरी से दिखाई दे जाए। एक अकेला मौला कुंवारी धार की समूची बस्ती का साग का काम दे सकता है और उसके स्वाद का कोई मुकाबला नहीं। मांस झक मारेगा उसके सामने। बैलो, तुम मेरी मदद करो। मैं आज धरती के अंदर ही अंदर रणाकोट की गहराई तक पहुंचकर ढेले निकालूंगा। मुझे प्रताप सिंह को खुश करना है, इतना खुश कि वह अपना हुक्का जोर जोर से गुड़गुड़ाने लगे। कुंवारी धार में उसके लंबे चौड़े खेतों के सिलसिले में फजीतू के भाइयों का, उसकी बिरादरी का एक भी खेत नहीं। वे कुल खेत सवर्णों के। वहां से मील भर नीचे बसे जाखू गांव के निवासियों की संपत्ति। रियासत के अंदर जमीन का असली मालिक महाराजा होता है। उसकी इजाजत से लोगों के पास जमीन रहती है। वे खाए कर कहे जाते हैं। खाए कर का नाम खाते में चढ़ा होता है। फजीतू और उसकी बिरादरी के लोग खायकरों के उन खेतों पर हल लगाने के और खेती के दूसरे काम करने के जिम्मेदार होते हैं। फसलें उगाने के और उन्हें काट कर छान फटक कर खायकरों के घरों तक पहुंचाने के जिम्मेदार होते हैं। उनमें पैदा होने वाली फसलों पर उनका कोई अधिकार नहीं होता। कुंवारी धार के खेत जाखू गांव से दूरी पर और गांव की पीठ पर घर आंगन के अंदर से जाखू से अपने खेत नहीं दिखाई देते। अपने खेतों में उगने वाली फसलों को, खेती के हालात को देखने के लिए मील भर की चढ़ाई चढ़नी होगी। पहाड़ों में कई गांव ऐसे होते हैं जिनके खेत घरों से दूर होते हैं, फिर भी उन खेतों के मालिक अपने घरों के अंदर से ही उन पर लगातार चौकसी रख सकते हैं। उन घरों और खेतों के बीच कभी कभी एक घाटी भी पड़ती है, गहरी घाटी। फिर भी वे आमने सामने होते हैं और घरों से खेतों से घर आसानी से दिखाई दे जाते हैं। जाखू गांव के खायकरों ने कुंवारी धार में अपनी कृषि भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर अपने पुश्तैनी सेवकों को स्थायी तौर पर बसने की इजाजत दे दी है। कुंवारी धार की उनकी खेती की वे लोग लगातार चौकसी करते हैं। खेती किसानी का काम करने आने जाने में समय बर्बाद नहीं होता।
पूरी खेती दासों के हवाले कर जाखू गांव के लोग अपने गांव में आराम से रहते हैं। कभी कभार राजा के अहलकारों की बेगार में जोते जाने के अलावा वे अपने सभी काम फजीतू की बिरादरी से करवा लिया करते हैं। कुंवारीधार की जमीन पर हल चलाता फजीतू अपने हल से सहित जमीन के अंदर धंसने लगा है। वह जाखू गांव की गहराई तक और उसके बाद उससे नीचे पब्बर के तल तक पहुंचकर वहां की मिट्टी को भी उलट देगा। रणाकोट के केशर सिंह राणा को मिलकर आएगा जो दूध पीता है। उसने अपने बैलों की चाल को नियंत्रित कर लिया है। बैलों की समझ में नहीं आ रहा है कि वे क्या करें, आगे बढ़े या पीछे की ओर लौटे। बैल पूरा जोर लगाकर भी एक कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। पता नहीं उनका हल किस गहरी खाई के अंदर जा फंसा है। फजीतू ने बड़े बड़े ढेले निकाले। उन ढेलों के तल पर गेहूं के दाने आराम से रहेंगे। गेहूं का दाना अपनी शक्ल में औरत के बदन की तरह होता है। उस दाने के अंदर से बीज अंकुरित होगा। कुछ दिन बाद वह धरती के सीने से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। खेतों की जमीन बर्फ की परतों को उत्तर दिशा के कोने से उगने वाले सूरज की किरणों की गर्मी कुछ ही दिनों में पिघलाकर उसका पानी बना देगी। कभी बर्फ टूटेगी, कभी गेहूं का दाना फूटेगा और इतना भरपूर फसल पैदा होगी कि प्रताप सिंह अपनी तिवारी में बैठकर खुशी के मारे खूब जोर जोर से हुक्का गुड़गुड़ाने लगेगा। बहुत बाद में जब फजीतू घर नहीं लौटा, उसकी औरत खेत में पहुंची। समूचे खेत में ढेले ही ढेले बिखरे पड़े, नई जोत के जैसे ढेले। फजीतू के हाथ में हल की मूठ थी। उसके नीचे का हल का पूरा हिस्सा धरती के अंदर धंसा था, ऐसे कि जैसे कोई किसी नदी के दलदल में धंस जाए। उसके बैल खड़े थे, वे आगे नहीं बढ़ रहे थे। उनकी आंखें बाहर निकलने को हो रही थी और फजीतू अपनी लंगोट की करदोड़ तक कमर तक जमीन के अंदर धंसा था। वह सीधा तनकर खड़ा था। खेत की मिट्टी ने उसके बेबस शरीर को थाम लिया, उसे गिरने नहीं दिया। उसके सामने विराट आकार का एक ढेला था। ढेले ने डाक बंगले को उसकी नजरों से ओझल कर दिया था। ढेले के नीचे फंसे हल को, उसे फल को बैल खींच नहीं पाए थे। फजीतू कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन बैलों पर उसकी पकड़ लगातार जारी थी। उनकी रस्सी फजीतू की हथेली में फंसी थी, उसे छुड़ाया नहीं जा सकता था। उसकी स्त्री को मालूम था फजीतू के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, कुंवारीधार बोलेगी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों के साथ साझा करें और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। धन्यवाद।